नमस्कार मित्रों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी रचित पुरस्कार कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। इस कहानी का आरंभ कौशल के प्रसिद्ध उत्सव से हुआ है। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जमी हुई थी। दर्शकों की भीड़ थी। कौशल के महाराज ने स्वर्ण रंजित हल्की मूठ पकड़कर सुंदर पृष्ठ बैलों को चलने का संकेत किया। मगध का राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठकर यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ खड़ी थी। यह खेत मधुलिका का था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। सब लोग महाराज को हल चलाते हुए देख रहे थे और अरुण वो कुमारी मधुलिका के सौंदर्य, भोलेपन और सरलता से आकर्षित हुआ। महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कार के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दी। तब मधुलिका ने कहा, देव, यह मेरे पितामह की भूमि है। इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मधुलिका वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या थी। उसका सम्मान और वीरता उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट नजर आ रहे थे। उत्सव के नियमानुसार किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर पुरस्कार स्वरूप उसका चौगुना मूल्य दे दिया जाता था, परंतु मधुलिका ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रात्रि के समय मगध का राजकुमार अरुण घूमता हुआ मधुलिका की भूमि के पास आ पहुंचा। विश्राम करती हुई मधुलिका को एकटक देखता रहा। अरुण मधुलिका की ओर आकर्षित होकर उसे कहने लगा, मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। वह अपनी भावनाएं मधुलिका के सामने प्रदर्शित करना चाहता है और मधुलिका से कहता है कि मैं तुम्हारी भूमि तुम्हें कौशल नरेश से वापस दिलवा दूंगा। परंतु मधुलिका इस राष्ट्रीय नियम को बदलना नहीं चाहती। वह अरुण से कहती है कि तुम्हारा हृदय मेरी ओर आकर्षित होकर कृषक बालिका का अपमान कर रहा है। घावों से आहत हृदय लेकर अरुण वहां से चला गया और मधुलिका भी सजल नेत्रों से उस अश्वारोही अरुण के चले जाने से उसकी उड़ती हुई धूल को देखने लगी। दिन, महीने और वर्ष बीतने लगे। मधुलिका दूसरों के खेतों में काम करके आजीविका चलाकर पर्ण कुटीर में रहने लगी। 3 वर्षों के बाद भी मधुलिका अरुण को स्मरण कर रही थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसके मन को अधीर बना दिया था। भीषण वर्षा में उसका सामना एक बार फिर अरुण से हुआ। अरुण मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल प्रदेश में आजीविका खोजने आया था। दोनों को लेखक ने नाटकीय ढंग से फिर से मिला दिया। अरुण अपने कुछ एक सैनिकों को साथ रखता था। मधुलिका परिश्रम से आजीविका चलाना चाहती थी, परंतु अरुण उसके इरादे अलग थे। वह नए राज्य की स्थापना करना चाहता था। वह मधुलिका को सिंहासन पर बिठाने की बात करता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम का इजहार भी करते हैं। मधुलिका भी व्यक्तिगत प्रेम के मोहवश अरुण को कौशल के सिंहासन पर बिठाने का स्वप्न देखती है। अरुण मधुलिका से मन में चल रही योजना के विषय में बताता है। सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वे अस्वीकार न करेंगे और मुझे यह भी विदित है कि कौशल सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी शत्रुओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। अरुण के प्रेम में डूबी मधुलिका भी उसे कहती है कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। अरुण द्वारा रची गई पूर्व योजना के कारण मधुलिका नरेश से दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि मांग लेती है। सिंहमित्र जैसे वीर की कन्या की मांग को राजा नहीं ठुकरा सके। अरुण अपने षड्यंत्र में सफल रहा। एक दिन संध्या के समय अरुण ने मधुलिका से कहा, 4 पहर और, विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, वह मधुलिका से कहता है कि प्रभात से ही वह राजमंदिर में होगी।
मधुलिका के मन में विचारों के संघर्षों का दौर प्रारंभ हुआ। रास्ते से भटक रही राहगीर की आंखें खुल गई। मगध कौशल का चीर शत्रु था। अरुण की विजय अर्थात दुश्मनों की विजय। अपने वीर पिता का स्मरण हुआ जिन्होंने स्वदेश के लिए प्राण त्यागे। उसने कौशल के सेनापति को यह सूचना दे दी कि श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पास उनका आक्रमण होगा। मधुलिका को एक अश्वारोही के साथ बांधकर सेनापति सैनिकों के साथ नाले की ओर बढ़े और श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिण की ओर कुछ सैनिकों के साथ बढ़े। सेनापति मधुलिका के साथ महाराज के पास जाकर यह सूचना देते हैं, देव, किसी गुप्त शत्रु ने इसी ओर से आज रात दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे इस बात की सूचना दी है। महाराज और सेनापति के साहसिक अभियान के कारण अरुण बंदी हुआ। नगर में उत्सव हुआ कि मधुलिका के कारण श्रावस्ती दुर्ग दस्युओं के हाथों से बच गया। जय घोष हुआ, अरुण का वध करो, अरुण का वध करो। राजा ने भी अरुण को प्राणदंड दिया। मधुलिका को जितनी राजा की खेती थी वो भेंट की गई, परंतु मधुलिका ने लेने से इनकार कर दिया। अरुण हंस रहा था। मधुलिका से महाराज ने कहा, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। मधुलिका ने कहा, तो मुझे भी प्राणदंड चाहिए। यह कहकर वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी। इस कहानी की कथावस्तु नाटकीय रूप में आगे बढ़ती है और करुण अंत के साथ समाप्त होती है। व्यक्तिगत प्रेम से राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, ये अंत में फलित हुआ। साथ ही मधुलिका द्वारा अंत में प्राणदंड मांगना व्यक्तिगत प्रेम का भी विजय है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी में जिस प्रकार प्रेम में त्याग और बलिदान दर्शाया है, वैसे ही इस कहानी में भी नायिका प्रेमी के लिए प्राणों की आहुति देती है, किंतु करुणता यह है कि प्रेमी की इस स्थिति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार थी।